नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य नए भारत की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करना है। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति के बारे में अपने दृष्टिकोण में 5 बिंदुओं पर सहमत हुए। गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। सरकार ने स्मार्ट शहर जलवायु आकलन रूपरेखा के साथ इसके साथ स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज भी जारी किया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 77.65% हुई और अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स फाइनल विक्टोरिया अज़रेंका और नाओमी ओसाका के बीच खेला जाएगा। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत को नई दिशा देगी। 21वीं सदी में स्कूल शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने का माध्यम बनेगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी नए भारत की नई उम्मीदों की, नई आवश्यकताओं की पूर्ति का एक सशक्त माध्यम है। इसके पीछे पिछले 4-5 वर्षों की कड़ी मेहनत है। हर क्षेत्र, हर विद्या, हर भाषा के लोगों ने इस पर दिन रात काम किया है, लेकिन ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है। एक प्रकार से कहे तो ये काम की असली शुरुआत हुई है। अब हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उतने ही प्रभावी तरीके से लागू करना है और ये काम हम सब मिलकर करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नीति को लागू करने के बारे में माई.गॉव पोर्टल पर एक सप्ताह के भीतर 15 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों में गणितीय तथा वैज्ञानिक सोच का विकास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब बच्चों के माहौल को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाएगी तो विद्यार्थी व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि देश को स्कूल पूर्व से लेकर उच्चतर स्तर तक के शिक्षकों की आवश्यकता है ताकि बच्चों को खेल खेल में विभिन्न गतिविधियों के जरिए शिक्षा दी जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों के लिए सीखने के आसान और अभिनव तरीके खोजे जाने चाहिए। मूलभूत शिक्षा पर ध्यान इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के विकास को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में लिया जाएगा। प्रारंभिक भाषा का ज्ञान, संख्या का ज्ञान, बच्चों में सामान्य लेख को पढ़ने और समझने की क्षमता का विकास, ये बहुत आवश्यक होता है। बच्चा आगे जाकर रीड टू लर्न करें, इसके लिए जरूरी है कि शुरुआत में वो लर्न टू रीड करना सीखे। लर्न टू रीड से रीड टू लर्न की ये विकास यात्रा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के माध्यम से पूरी की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि समग्र मूल्यांकन प्रणाली में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख बनाया जाएगा जो विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास के लिए उनके कार्य निष्पादन और ज्ञान का आकलन, समीक्षा तथा विश्लेषण करेगा। मूल्यांकन प्रणाली में संपूर्ण सुधार के लिए एक नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख की स्थापना भी की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद से भी ये भी चर्चा काफी तेज है कि बच्चों को पढ़ाने की भाषा क्या होगी, इसमें क्या बदलाव किया जा रहा है। यहाँ हमें एक ही वैज्ञानिक बात समझने की जरूरत है कि भाषा शिक्षा का माध्यम है, भाषा ही सारी शिक्षा नहीं है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य जोर वैज्ञानिक सोच के साथ विद्यार्थियों का समग्र विकास करना है। उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों की बुद्धि के विकास में भी मदद मिलेगी। श्री निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति से देश की स्कूली और उच्च शिक्षा प्रणाली में आमूल बदलाव आएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा
और उच्चतर शिक्षा दोनों स्तरों पर बड़े सुधारों की योजना शामिल की गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत को एक न्यायोचित और ज्ञान आधारित उद्योगी समाज बनाना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा में व्यापक सुधार की बात है। स्कूल स्तर पर 8 वर्ष की आयु तक बच्चों के लिए बचपन देखभाल और शिक्षा के सार्वजनिकरण, स्कूल पाठ्यक्रम की 10+2 संरचना को 5+3+3+4 पाठ्यचर्या संरचना में बदलने, 21वीं सदी के कौशल, गणितीय सोच और वैज्ञानिक रुझान के पाठ्यक्रम को एकत्रित करने, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पेशेवर मानक तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लक्षित व्यापक परिवर्तन देश की शिक्षा प्रणाली में प्रतिमान बदलाव लाएगा और एक नए आत्मनिर्भर भारत के लिए सक्षम और सुदृढ़ शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कोविड संकट के दौरान भारतीय स्टार्टअप शानदार विचारों और देश विदेश के समक्ष अनेक समस्याओं के समाधान के लिए आगे आए हैं। नई दिल्ली में स्टार्टअप रैंकिंग जारी करने के अवसर पर आज श्री गोयल ने कहा कि घरेलू सामान घर घर पहुंचाने और लोगों की अनिवार्य जरूरतें पूरी करने के बारे में अनेक स्टार्टअप नए नए विचारों के साथ सामने आए हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था और ई कॉमर्स को विभिन्न तरीकों से प्रोत्साहन देने के बारे में भी नए नए विचार प्रस्तुत किए गए हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत में जिस तेजी से स्टार्टअप का माहौल बन रहा है, उससे केंद्र और राज्य स्तर पर सभी नीति निर्माताओं को इस दिशा में व्यापक कार्य करने की प्रेरणा मिली है। वे इस क्षेत्र को और प्रोत्साहन तथा सहायता देने के तरीके खोजने के लिए उत्सुक हुए हैं। श्री गोयल ने कहा कि देश के राज्यों, जिलों और कस्बों में अपने अपने स्टार्टअप केंद्र बनाने का विचार बहुत रोमांचक है और ऐसा करना काफी हद तक संभव है। श्री गोयल ने कहा कि हमें ऐसे विचारों की जरूरत है जो भारत के लोगों की समस्याएं हल कर सकें और उपभोक्ताओं की जरूरतें पूरी कर सकें। ये सभी तरह के स्टार्टअप का मुख्य बिंदु होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस दिशा में सहयोग कर रहे हैं। Startups, many of them promoted by women entrepreneurs. I'm told more than 43% startups are promoted by our sisters. Truly is a very encouraging sign and are breaking down age-old stereotypes that held back women entrepreneurs over the years. श्री पीयूष गोयल ने कहा कि स्टार्टअप को 3 प्री प्रोडक्ट्स यानी उत्पाद, प्रोसेस यानी प्रक्रिया और पीपल यानी लोगों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि 43% से अधिक स्टार्टअप को महिलाएं आगे बढ़ा रही हैं, जो बहुत उत्साहजनक है। ये रुझान सदियों पुरानी उस धारणा को भी तोड़ रहा है जिसके तहत अतीत में महिला उद्यमियों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। वर्ष 2019 की स्टार्टअप रैंकिंग में गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने कारोबार करना सुगम बनाने, उत्पादकता बढ़ाने और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने की दिशा में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। कर्नाटक और केरल बिजनेस और फाइनेंस को आकर्षित करने के उद्देश्य से नूतन उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में कर्नाटक और केरल ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने की दिशा में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, तमिलनाडु, असम, दिल्ली, मध्य प्रदेश, सिक्किम और उत्तर प्रदेश उभरते हुए राज्य हैं। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर स्थिति के बारे में अपने दृष्टिकोण में 5 बिंदुओं पर सहमत हो गए हैं। मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन देशों के मंत्रियों के सम्मेलन से अलग विदेश मंत्री S जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों मंत्रियों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा से जल्द अपनी अपनी सेना पीछे हटाने और तनाव दूर करने के उपायों पर सहमति व्यक्त की। दोनों विदेश मंत्री इस बात पर सहमत थे कि सीमावर्ती क्षेत्रों में वर्तमान स्थिति किसी भी देश के हित में नहीं है। दोनों मंत्रियों ने किसी भी ऐसी कार्रवाई से बचने पर भी सहमति व्यक्त की जिससे तनाव बढ़ने की आशंका हो। दोनों देश भारत चीन सीमा प्रबंधन पर विशेष प्रतिनिधि व्यवस्था के जरिए वार्ता और संपर्क जारी रखने पर भी सहमत हुए। सरकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया है। रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय
आयुध निर्माणी बोर्ड को सरकार के 100% स्वामित्व वाले एक या अधिक कॉरपोरेट निकायों में बदलने के सरकार के फैसले को लागू करने के लिए ये कदम उठाया गया है। ये मंत्री समूह इस समूची प्रक्रिया की निगरानी और मार्गदर्शन करेगा। इस दौरान कर्मचारियों के स्थानांतरण और पुनः तैनाती के दौरान उनके वेतन और सेवानिवृत्ति लाभ का भी ध्यान रखा जाएगा। इस मंत्री समूह में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद, श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार तथा कार्मिक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह शामिल हैं। ये मंत्री समूह आयुध निर्माणी बोर्ड को रक्षा क्षेत्र का एक या अधिक सार्वजनिक उपक्रम बनाने, मौजूदा कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के संरक्षण सहित कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों से संबंधित मामलों के बारे में फैसले करेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू कश्मीर एकीकृत शिकायत समाधान और निगरानी प्रणाली की शुरूआत की है। केंद्र शासित प्रदेश में मौजूदा शिकायत समाधान प्रणाली को ज्यादा तीव्र और प्रभावी बनाने के लिए ये पहल की गई है। इस पहल से शिकायत निवारण प्रणाली का विकेंद्रीकरण होगा। अब जिला अधिकारी और उपायुक्त शिकायत समाधान और निगरानी प्रणाली के प्राथमिक स्तर के रूप में काम करेंगे। ये देश की पहली ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली और पोर्टल है जो उच्च स्तर पर केंद्र सरकार तथा निम्न स्तर पर जिलों, तहसील और विकास खंडों से जुड़ी है। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन जन केंद्रित सुशासन व्यवस्था के लिए क्रांतिकारी सुधारों की दिशा में प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली सुशासन का मूल बिंदु है और ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्राथमिकता है। पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल जो टॉप मोस्ट प्रियरिटी है हमारे प्रशासन की, उस दृष्टि में महत्वपूर्ण कदम यहाँ उठाया गया है और इस संघ राज्य क्षेत्र यूटी के 3 जनपदों में श्रीनगर, जम्मू और रियासी पायलट बेसिस पर इसको शुरू किया है और 2 अक्टूबर जिस दिन हम महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती पर बैक टू विलेज शुरू करेंगे, उसके पहले हर जनपद में ये सिस्टम इन प्लेस हो जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। एक सुनहरा भारत, नया भारत, तरक्की की राह पर लगातार आगे बढ़ता भारत। चाहे जल हो, आकाश या बर्फीली चोटियां, अपनी सीमाओं की दिन रात डटकर चौकसी करता भारत। गांव-गांव बिजली पानी पहुंचाता, स्कूल, अस्पताल, सड़कों का निर्माण करता भारत। सफलता की ऊंचाइयां चूमता, तकनीक के नए नए कीर्तिमान स्थापित करता भारत। विश्व स्तरीय इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और उद्यमियों की फसल उगाता भारत। इस उज्जवल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते भारत की तरक्की को पोषित करते हैं आप अपने एडवांस टैक्स द्वारा। अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करें। देश की प्रगति की राह को मजबूत करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत में पिछले 24 घंटे में 70,880 रोगी कोरोना महामारी से स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही देश में ठीक होने वालों की कुल संख्या करीब 35,50,000 हो गई है। ठीक होने की समग्र दर भी अब बढ़कर 77.65% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोविड महामारी से ठीक हुए लोगों की संख्या संक्रमित लोगों की तुलना में करीब 3.8 गुना अधिक है। पिछले 29 दिन में स्वस्थ होने की दर 100% को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में 11,63,000 से अधिक
कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक लगभग 5,40,97,975 लोगों की जांच करके भारत सर्वाधिक दैनिक परीक्षण करने वाले देशों में से एक है। महाराष्ट्र के शहरों में एक तरफ कोविड-19 के मामलों की बढ़ोत्तरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्य के गांवों में संक्रमण के मामलों में कमी नजर आ रही है। औरंगाबाद जिले में 341 कोरोना संक्रमित गांवों में से 206 गांवों में एक भी मामला सामने नहीं आया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। औरंगाबाद के 200 से अधिक गांवों में कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू पा लिया गया है। औरंगाबाद जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंगेश कोंडावले के अनुसार पिछले 28 दिनों में 67 गांवों में एक भी रोगी नहीं पाया गया है। पिछले 14 दिनों में 63 गांवों में कोई भी मामला नहीं पाया गया और 76 अन्य क्षेत्रों में आज की तारीख में एक भी मरीज नहीं है। औरंगाबाद ग्रामीण के लगभग 8000 मामलों के साथ स्वस्थ होने की दर 77% है। यहाँ 22 कोविड देखभाल केंद्र हैं। वहीं दूसरी ओर मुंबई के धारावी में आज 33 मामलों की वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र में अब सक्रिय मामलों की गिनती 124 तक जा पहुंची है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पुणे के जिला प्रशासन को कोविड की जम्बो सुविधाओं के रखरखाव में लापरवाही बरतने से परहेज करने की सख्त चेतावनी दी है। श्री पवार ने जिला प्रशासन से कहा है कि वह ऑक्सीजन के टैंकरों पर सायरन लगाएं। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 50,000 आरटी-पीसीआर कोरोना जांच कराकर एक उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, जो अन्य राज्यों की तुलना में देश में सबसे अधिक है। राज्य में अब तक करीब 72 लाख लोगों की कोरोना जांच की गई है। एक रिपोर्ट। कल किए गए 1,50,652 कोविड परीक्षणों में से 50,000 सरकारी प्रयोगशालाओं में आरटी-पीसीआर पद्धति से किए गए। इस समय देश में सबसे ज्यादा कोविड परीक्षण उत्तर प्रदेश में किए जा रहे हैं। हालांकि फिर भी पॉजिटिव मामलों की संख्या का औसत राष्ट्रीय औसत से आधा है। इतना ही नहीं, कोविड के चलते प्रदेश में मृत्यु दर भी राष्ट्रीय औसत से कम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकारी प्रयोगशालाओं द्वारा 50,000 से अधिक परीक्षण प्रतिदिन किए जाने से पता चलता है कि सरकार कोरोना से जंग को लेकर कितनी दृढ़ है। उन्होंने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से राजधानी लखनऊ में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करने को कहा है। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले इस समय लखनऊ में हैं। कल प्रदेश में कोरोना के 7103 नए मामले सामने आए, जिसमें से 1181 अकेले लखनऊ के हैं। कल लखनऊ में ही प्रदेश में सर्वाधिक 16 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हो गई, जबकि प्रदेश भर में 76 लोगों ने इस जानलेवा वायरस के चलते अपनी जान गंवाई। प्रदेश में इस समय कोरोना के 67,321 सक्रिय मामले हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में रेलवे ने स्वदेशी कंपनियों के साथ सहयोग किया है। ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की मिशन आत्मनिर्भर भारत को गति प्रदान कर रहा है। पूर्व मध्य रेलवे बिहार के रेलवे स्टेशन पर देश में बने फेस मास्क, चद्दर और कंबलों को प्रोत्साहन दे रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। रेलवे ने कोविड-19 के खिलाफ जंग में आत्मनिर्भर भारत के अभियान को भी पिरो लिया है। बचाव के लिए उपयोग में लाए जाने वाले देसी कोरोना सुरक्षा साधनों को बिहार में पटना, राजेंद्र नगर और पाटलिपुत्र जंक्शन पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इन डिस्पोजेबल पीपीई, कंबल और चादर का नई दिल्ली स्थित एक कंपनी उत्पादन करती है। पटना जंक्शन पर एक स्टॉल के संचालक राकेश कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि 11 अगस्त को यह शुरुआत हुई थी। और मास्क, सैनिटाइजर, वेड्रॉल, पीपी किट, स्प्रे वगैरह का सब चीज का जरूरी सामान रखा हुआ है यात्रियों के लिए। जो भी लोअर ग्रेड का भी आदमी आ रहा है वो भी अपना ध्यान रख रहे हैं। मास्क ये ले रहे हैं, सैनिटाइजर ले रहे हैं, स्प्रे ले रहे हैं, पीपी किट वगैरह भी ले रहे हैं, वेड्रॉल भी चल रहा है। ट्रेन में सब लोग ध्यान दे रहे हैं अपने ऊपर। कोविड से बचाव के लिए स्थापित किए गए सुरक्षा साधनों के स्टॉल कोरोना काल में लोगों की यात्रा को सुखद और सुरक्षित बनाने में मदद कर रहे हैं। वहीं ये स्वदेशी उत्पाद की दुकानें लोगों को कोविड-19 से बचाव के उपायों के लिए जागरूक और लोगों को वोकल फॉर लोकल के लिए प्रेरित भी कर रही हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। मेघालय में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के ऐसे कर्मी प्लाज्मा दान करने के लिए आगे आ रहे हैं जो कोविड-19 महामारी से ठीक हो चुके हैं। कभी कोरोना संक्रमण का केंद्र और महामारी से अत्यधिक प्रभावित मेघालय में सीमा सुरक्षा बल के 90 से 95% कर्मी संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। बीएसएफ के 450 से अधिक कर्मियों ने ऐच्छिक रूप से प्लाज्मा दान करने का फैसला किया है।
कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि बुजुर्गों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की मौजूदा समय सीमा में छूट दे दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सभी पेंशनधारक इस वर्ष 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। इससे पहले पेंशन जारी करने के लिए केवल नवंबर में ही जीवन प्रमाण पत्र जमा कराए जा सकते थे। 80 या उससे अधिक उम्र के पेंशनधारक इस वर्ष 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। इस बढ़ी हुई अवधि के दौरान पेंशन का भुगतान बिना किसी बाधा के जारी रहेगा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य नए भारत की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करना। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति के बारे में अपने दृष्टिकोण में 5 बिंदुओं पर सहमत हुए। गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। सरकार ने स्मार्ट शहर जलवायु आकलन रूपरेखा के साथ स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज भी जारी किया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 77.65% हुई और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स फाइनल विक्टोरिया अजारेंका और नाओमी ओसाका के बीच खेला जाएगा। सुनिए संस्कृत जगत से जुड़ी हुई विभिन्न गतिविधियों के साथ आकाशवाणी से प्रसारित विशेष कार्यक्रम संस्कृत साप्ताहिकी अब नए समय पर प्रत्येक शनिवार प्रातः 11:20 से आकाशवाणी के समाचार चैनल FM गोल्ड पर तथा पुनः प्रसारण रविवार प्रातः 11:20 से। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान स्मार्ट शहर जलवायु आकलन रूपरेखा जारी की। इसके साथ स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज भी जारी किया गया। इस पहल का उद्देश्य स्मार्ट शहरों की योजना बनाने और निवेश सहित योजनाओं को लागू करते समय जलवायु परिवर्तन से निपटने की स्पष्ट रूपरेखा उपलब्ध कराना है। इस सिलसिले में जारी ये दूसरी रूपरेखा है। इससे भारत में शहरी नियोजन और विकास के लिए जलवायु अनुकूल दृष्टिकोण अपनाने को बल मिलेगा। स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज स्मार्ट शहरों को पैदल चलने वालों के लिए ज्यादा अनुकूल बनाने की आवश्यकता पर बल देने की प्रक्रिया है। ये चुनौती इस वर्ष के शुरू में ही पैदल चलने वालों के लिए अनुकूल बाजारों की समग्र योजना के लिए जारी मंत्रालय के परामर्श पर आधारित है। इससे देशभर के शहरों को विभिन्न पक्षों और नागरिकों के परामर्श से पैदल चलने वाले लोगों के लिए अनुकूल गलियों के विकास में मदद मिलेगी। इस वर्चुअल कार्यक्रम में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्र सहित मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्रों में उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के आपराधिक विवरण के बारे में संशोधित दिशा निर्देश आज जारी कर दिए। इन दिशा निर्देशों के अनुसार नामांकन पत्र में उम्मीदवारों के साथ साथ उनके राजनीतिक दलों को उम्मीदवार के अतीत का आपराधिक विवरण समाचार पत्रों में प्रकाशित और टेलीविजन चैनल पर प्रसारित करना होगा। पहली बार ऐसा प्रचार प्रसार नाम वापस लेने की अंतिम तिथि के 4 दिन के अंदर करना होगा। दूसरी बार प्रचार प्रसार नाम वापस लेने की अंतिम तिथि के 5वें से 8वें दिन के अंदर करना होगा। तीसरी बार ये प्रक्रिया चुनाव प्रचार समाप्त होने के अंतिम दिन से पहले 9 दिन के अंदर करनी होगी। आयोग का कहना है कि इस समय सीमा का पालन करने से मतदाताओं को ज्यादा सोच समझकर अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देने में मदद मिलेगी। कांग्रेस ने आज मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए 15 उम्मीदवारों की एक सूची जारी की। चुनाव आयोग ने उपचुनाव के लिए अब तक तारीख घोषित नहीं की है। इस महीने की 4 तारीख को चुनाव आयोग ने कहा था कि उपचुनाव और बिहार विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। विभिन्न राज्य विधानसभाओं में अभी 64 सीटें और लोकसभा की 1 सीट खाली है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का? माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। ये आकाशवाणी है। असम में मत्स्य विभाग ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत राज्य में मछली उत्पादन दोगुना करने की उम्मीद जताई है। मत्स्य विभाग के आयुक्त सचिव राकेश कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि असम में हर साल 3,35,000 मीट्रिक टन मछली उत्पादन होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत आगामी 5 वर्ष में 7 लाख मीट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। श्री कुमार ने कहा कि असम सरकार ने 5 वर्ष के लिए इस योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपए का एक प्रस्ताव भेजा है। उन्होंने ये भी बताया कि असम में मछली पालन में 25 लाख लोग लगे हुए हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम असम में मत्स्य उत्पादन को दोगुना कर पाएं आने वाले 5 साल में। इसके लिए हमने भारत सरकार को 1,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा हुआ है। इसके अनुमोदन के पश्चात निश्चय ही असम का जो तीसरी सेक्टर है मत्स्य उत्पादन में बहुत लाभ होगा। इसमें हमारा नई तकनीक का इंट्रोडक्शन पे जोर रहेगा। साथ ही साथ में हम उत्पादन कैसे बढ़ाएं, कैसे ज्यादा से ज्यादा रोजगार अवेलेबल करवा पाएं और कैसे इस सेक्टर को ग्रो कर पाएं और इसको जीडीपी में इसका मैक्सिमम योगदान रहे और जिससे कि हमारे यहाँ पे जो रोजगार की संभावना है वो बढ़े। और इसमें भारत सरकार का सपोर्ट सहयोग हमें प्राप्त है और आशा है कि ये योजना असम को काफी आगे लेके जाएगी। देश में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खरीफ फसल की बुआई क्षेत्र में करीब 59 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। कृषि मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि खरीफ फसल की बुआई क्षेत्र में ये रिकॉर्ड वृद्धि है। इस वर्ष अब तक 11 करोड़ 4 लाख 54 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसल बोई गई है, जबकि पिछले वर्ष इस अवधि तक 10 करोड़ 45 लाख 18 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हुई थी। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स फाइनल जापान की नाओमी ओसाका और बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में अजारेंका ने सेरेना विलियम्स को 1-6, 6-3, 6-3 से हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। इसके साथ ही सेरेना का 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का सपना भी टूट गया। एक अन्य सेमीफाइनल में नाओमी ओसाका ने अमेरिका की जेनिफर ब्रॉडी को 7-6, 3-6, 6-3 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहने और तेज बारिश होने की संभावना है। चेन्नई में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे तथा कुछ स्थानों पर सामान्य बारिश हो सकती है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 25 जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। शहर में आसमान में आमतौर पर बादल नहीं रहेंगे। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 13 जबकि अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। शहर में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। लद्दाख में भी आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। तापमान 12 और 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गिलगित में तापमान 13 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। यहां भी आसमान साफ रहने का आसार है। मुजफ्फराबाद में भी
सामान्यतः आसमान साफ रह सकता है। तापमान 18 और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य नए भारत की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करना है। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति के बारे में अपने दृष्टिकोण में 5 बिंदुओं पर सहमत हुए। गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। सरकार ने स्मार्ट शहर जलवायु आकलन रूपरेखा के साथ स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज जारी किया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 77.65% हुई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।